हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन, समाकलन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के बारे में और समाकलन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठें, फॉर्मूला पूरा खूब अच्छे तरीके से लिख लें और जो भी कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, कैसे कैसे जो शुरुआती बेसिक्स हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं समाकलन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन यानी हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, समाकलन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पहला पॉइंट इसमें क्या है, #1। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, समाकलन का डेफिनेशन क्या है। तो अवकलन की विपरीत संक्रिया को, अवकलन की विपरीत संक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, समाकलन कहते हैं। अवकलन की विपरीत संक्रिया को क्या बोलते हैं, समाकलन। इसके और भी नाम मार्केट में मशहूर हैं। तो अवकलन को और क्या, अवकलन की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन के और भी नाम हैं, क्या है समाकलन के और नाम, प्रतिअवकलज, प्रतिअवकलज या पूर्वक। इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वक या प्रतिअवकलज। तीसरा पॉइंट क्या है, जो समाकलन का संकेत है, प्रतीक है, समाकलन का ये वाला सिंबल, ये प्रतीक, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी देखे होंगे फिजिक्स वगैरह में। तो ये जो प्रतीक है, ये जो सिंबल है, ये जो संकेत है समाकलन का, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के यानी ग्रीक शब्द सम्मा के यस अक्षर का बिगड़ा हुआ रूप है, माने इसी को खींच दिया गया है। यस अक्षर का ही बिगड़ा हुआ क्या है, रूप है। सम्मा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सम्मा शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। तो समाकलन का अर्थ क्या होता है, तो समाकलन का अर्थ होता है, समाकलन का अर्थ होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ा करना। छोटी छोटी चीजों को जोड़कर क्या करना, जोड़कर बड़ा करना। ये किसका अर्थ होता है, ये समाकलन का अर्थ होता है। तो समाकलन का और एक मतलब क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर क्या करना, बड़ा करना, इसी को बोलते हैं समाकलन। बात समझ में आई। इंटीग्रेटेड इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया का मतलब इंडिया को जोड़ने वाला नारा है। तो समाकलन का अर्थ होता है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर क्या करना, बड़ा करना। पांचवी बात क्या है, समाकलन क्या बताता है, समाकलन बताता है फैमिली ऑफ कर्व। अगर समाकलन का ग्राफ खींचो तो समाकलन जो होता है, समाकलन वक्रों का परिवार दर्शाता है, वक्रों का परिवार दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो समाकलन दर्शाता है वक्रों का परिवार। बात समझ में आई। समाकलन क्या दर्शाता है, वक्रों का परिवार। तो एक बार फिर से देख लो, अवकलन की विपरीत संक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। समाकलन के और नाम जो मार्केट में मशहूर हैं, किस नाम से, प्रतिअवकलज, एंटी डेरिवेटिव या पूर्वक, प्रिमिटिव। समाकलन का जो सिंबल लिया गया है, ये ग्रीक शब्द सम्मा के यस अक्षर का ही बिगड़ा हुआ रूप है। और समाकलन का अर्थ होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़कर लार्ज करना, बड़ा करना। बात समझ में आई। समाकलन क्या दर्शाता है, फैमिली ऑफ कर्व, वक्रों का परिवार। ये बात हम लोग समझेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ढेर सारे पढ़ेंगे, ठीक है। वक्रों का परिवार वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ अवकलन भी होगा, समाकलन भी होगा। बात समझ में आई। मान लेते हैं क्या कि स्मॉल एफ एक्स का समाकलन, स्मॉल एफ एक्स का यक्स के सापेक्ष समाकलन कितना है, कैपिटल एफ एक्स, और इसमें कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। मान लेते हैं स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का समाकलन कितना, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। क्या सी के बारे में हमने कुछ बताया, नहीं। तो सी के बारे में हमने कुछ नहीं बताया, तो सी क्या है, अननोन है, अननोन है सी।
अज्ञात है सी, समझ रहे हो ना। तो सी को बोलते हैं स्वैच्छ अचर, ये हमने अपनी इच्छा से जोड़ा है। ये क्या है? स्वैच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी क्या है? स्वैच्छ अचर है। ये चर और अचर के बीच की अवस्था होती है स्वैच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब पूरा सी के पीछे ही नहीं पड़े रहना हम लोगों को, तो सी है क्या? स्वैच्छ अचर। अब चूंकि सी के बारे में हमने कुछ बताया नहीं, सी का मान पता नहीं है, ठीक है, सी के बारे में हमने कुछ बताया नहीं, सी का मान पता नहीं है, तो ऐसा समाकलन, ऐसे फलन का समाकलन जिसमें क्या जुड़ा होता है? सी जुड़ा होता है। ऐसे फलन का समाकलन जिसमें क्या जुड़ा होता है? कैपिटल सी जुड़ा होता है या स्मॉल सी, जो आपको मन करे जोड़ सकते हैं। तो यानी सी जुड़ा होता है, ऐसे समाकलन को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जिस समाकलन में क्या जुड़ा होता है? सी जुड़ा होता है, उस समाकलन को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। तो दो ही तरह के समाकलन हम लोगों को पढ़ने हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन पढ़ने हैं। तो ये है अनिश्चित समाकलन। शुरुआत में हम लोग अभी अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, बाद में जब अनिश्चित समाकलन पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो बाद में हम लोग निश्चित समाकलन भी पढ़ लेंगे। तो ये है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। एफ का समाकलन हमने माना है कि कितना है? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। तो ये सी जो है ये स्वैच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जिस समाकलन में कैपिटल सी जुड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से इसको नोट कर ले। ये इंट्रोडक्शन है समाकलन का। फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, तो इसको हम मिटा रहे हैं और फिर थोड़ा सा समझते हैं, इसका फील लेते हैं, लॉजिक समझते हैं समाकलन का। और यहाँ पर अगर ढंग से पढ़ना है तो पूरा फुल कंटेंट पूरी तरह से इसको बेहतरीन तरीके से, ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए। तो क्या होने वाला है? मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ, अगर हम करें एक्स क्यूब का अवकलन, तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना आएगा? 3x²। 3 उतरेगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 3x²। ऐसे अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का, अगर इसका अवकलन करें तो एक्स क्यूब का अवकलन तो 3x² होगा। अचर का अवकलन पढ़ चुके हैं आप लोग कि अचर का अवकलन कितना होता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी अवकलन कितना होगा? 3x²। अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 100 की, तो इसका भी अवकलन क्या आने वाला है? 3x² आने वाला है। अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2000 की, तो इसका भी अवकलन क्या आने वाला है? 3x²। तो देख रहे हैं ऐसे बहुत से फलन हैं, ठीक है, बहुत फलन है, असंख्य फलन है जिसका अवकलन क्या आने वाला है? 3x²। तो अब समाकलन का डिफिनीशन क्या है कि अवकलन की विपरीत संक्रिया को क्या बोलते हैं? समाकलन। यानी अगर इन फलनों का हमने क्या किया? अवकलन किया x के सापेक्ष, तो ये आया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनका समाकलन करें तो फिर से ये फलन हमें मिलने चाहिए। तो चलो 3x² का अगर हम समाकलन कर दें तो क्या आ जाएगा? 3x² का समाकलन कर दें तो x³ आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, मान लेते हैं। तो ये कैसे पता चला कि 5 आएगा कि 100 आएगा कि 2000 आएगा? अब ये कैसे पता चले? x³ तो आएगा, ये श्योर है, लेकिन अचर में क्या आएगा? 5 आएगा, 100 आएगा, 2000 आएगा, 0 आएगा। और अभी तो पता नहीं कितने अचर हम जोड़ सकते थे। इस बात का पता कैसे चले? तो इस बात का पता तो हम नहीं लगा सकते हैं कि क्या अचर जुड़ा रहा होगा। तो उसकी भरपाई करने के लिए हम एक अपने इच्छा से एक स्वैच्छ अचर जोड़ देते हैं c। और इसीलिए ऐसे समाकलन को जिसमें क्या जुड़ा होता है? कैपिटल C या स्मॉल c जुड़ा होता है, ऐसे समाकलन को हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। अब ये c क्या करेगा? c जितने भी अचर यहाँ पर जुड़े होंगे सबकी भरपाई कौन कर देगा? कैपिटल C कर देगा। बात समझ में आई? जितने भी अचर, मान लो कोई अचर रहा भी होगा पुराने समय में, फलन में कोई अचर रहा होगा, तो c क्या कर देगा? सबकी भरपाई कर देगा। तो c है स्वैच्छ अचर या c इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर।
सी क्या है? सी इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर माने कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है शुरुआती इंट्रोडक्शन। अब ये बात समझ में आ गई होगी। और कैसे फैमिली ऑफ कर्व दिखाता है, तो अगर हम बात करें फैमिली ऑफ कर्व के बारे में, ठीक है, तो मान लो अगर ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए तो ये होगा, केवल और केवल एक्स क्यूब का ग्राफ। अब एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ बनाए, यहाँ सी की वैल्यू अगर हम कितना रखें, 0 रख दे, तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनेगा। सी की जगह पर अगर हम कितना रख दें, -1 रख दें, तो सी की जगह -1 रख दें, तो सी की जगह -1 रख दें, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। सी की जगह अगर हम रख दें +1, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस जैसा। सी की जगह अगर रख दें -2, तो इसका ग्राफ बनेगा इस जैसा। सी की जगह अगर रख दें +2, तो उसका ग्राफ बनेगा कुछ इस जैसा। ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब प्लस 2 का। ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब प्लस 1 का। ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब का। ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब -1 का। ये किसका ग्राफ है? तो ये एक्स क्यूब -2 का। तो ऐसे इतने ही ग्राफ नहीं बनेंगे। सी के बहुत ढेर सारे मान है, सी का मान अनिश्चित है, तो ऐसे ढेर सारे ग्राफ बनेंगे किसके? केवल और केवल अगर इस समाकलन का ग्राफ बनाए तो समाकलन के ढेर सारे ग्राफ बनेंगे, और ढेर सारे ग्राफ बनेंगे तो इसीलिए हम एक पॉइंट लिखवाए थे कि समाकलन क्या प्रदर्शित करता है? वक्रों का परिवार, फैमिली ऑफ कर्व। देख रहे हैं यहाँ पर कर्वों की पूरी क्या है? फैमिली है। बात समझ में आई? और सबकी स्पर्शी क्या होती है? अगर हम सब पर स्पर्शी खींचे तो सबकी स्पर्शी क्या होगी? समांतर होगी। सबकी स्पर्शी क्या होगी? समांतर होगी। सबकी स्पर्शी क्या होगी? समांतर। सबकी स्पर्शी समांतर होने का मतलब क्या हुआ? सभी वक्र तो अलग अलग हैं, लेकिन सबकी स्पर्शी समांतर है। इसका मतलब सबका अवकलन एक है। बात समझ में आई? ये जितने भी फलन है, जितने फलनों की स्पर्शियां समांतर होंगी, जितने वक्रों की स्पर्शियां समांतर होंगी, थोड़ा डीप बात है। जितने वक्रों की स्पर्शियां समांतर होंगी उतने वक्रों का अवकलन भी सेम आएगा। सबका अवकलन कर लो, सबका अवकलन सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए बताए थे कि समाकलन क्या प्रदर्शित करता है? वक्रों का परिवार, फैमिली ऑफ कर्व प्रदर्शित करता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, तो पूरा पॉइंट समझ सकते हैं। अब आ जाइए फॉर्मूले पर। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब आ जाइए फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या है? चूंकि अगर हम इसका अवकलन करें ddx ऑफ x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, अगर इस फलन का हम अवकलन करें x के सापेक्ष, तो अचर बाहर हो जाएगा, ये उतरेगा, इसमें से एक घटेगा, तो आ जाएगा इसका अवकलन x पावर n। तो इट इम्प्लाई दैट अगर x पावर n का हम लोग समाकलन करें x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा? ये चीज आना चाहिए। क्या आ जाएगा? x पावर n प्लस 1 बाई कितना? n प्लस 1, और प्लस में क्या जोड़ेंगे? c जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट। निश्चित होगा तो यहाँ कुछ लिमिट लगा रहेगा, लोअर और अपर लिमिट कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ठीक है। एक चीज और भी छूट रहा है थोड़ा सा, पहले वो पॉइंट बीच में लिख लेंगे। अगर ये dx है, ऐसे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका मतलब है x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या? y के सापेक्ष समाकलन। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया है fx dx, तो इसका मतलब क्या? fx का समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। बात समझ में आई? अगर इस तरह से बात लिख दी गई, इस तरह से बात लिख दी गई, क्या? d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इस तरह से बात लिखी है तो इसका मतलब क्या? क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के सापेक्ष, जो भी d के आगे लिखा है उसी के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के सापेक्ष अवकलन। अब
इसके सापेक्ष अगर हमें अवकलन करना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के सापेक्ष, तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा। इसके लिए बोर्ड के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए है। तो अगर इस तरह से आ जाए डी, यहाँ पर आ जाए p प्लस क्यू, तो इसका मतलब क्या, p प्लस क्यू के सापेक्ष, p प्लस क्यू के सापेक्ष समाकलन। तो जो भी d के आगे लिखा है उसी के सापेक्ष क्या होगा, यहाँ सॉरी समाकलन, क्या होगा समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन। बात समझ में आई, समाकलन, ठीक है। तो ये चीज पहले पता होना चाहिए। और ये पहला फॉर्मूला है कि x पावर n का अगर हम समाकलन करें तो x पावर कितना होता है, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है, n नॉट इक्वल टू -1, n का मान कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, यानी x पावर 1 के लिए फॉर्मूला नहीं, ठीक है, x पावर सॉरी -1 के लिए, x पावर -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि जैसे -1 यहाँ रखोगे ये अपरिभाषित हो जाएगा। -1 प्लस 1 जीरो हर में आ जाएगा, और जीरो हर में आ जाएगा तो ये पार्टी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। तो इसको समझ सकते हैं, जो भी d के आगे लिखा है उसी के सापेक्ष क्या होता है, समाकलन। तो d के आगे x, d के आगे y, d के आगे जो भी लिखा है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 हो चुका है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, समझना जरा। फॉर्मूला नंबर 2 है, अगर चर के साथ अचर हो, चर के साथ अगर अचर है तो अचर कहाँ आ जाएगा, बाहर। मान लो a अचर है, fx क्या है, चर। अब fx का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, बाद में समाकलन करने के बाद c तो जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि अगर कई फलनों का समाकलन हम लोगों को करना है, f1x और जो प्लस माइनस से जुड़े हैं, f2x प्लस माइनस ऐसे डैश डैश डैश, और इसका समाकलन अगर हमें करना है x के सापेक्ष, dx माने x के सापेक्ष, तो पारी पारी से क्या होगा, पहले इसका समाकलन कर लेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, फिर इसका समाकलन कर लेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, प्लस माइनस एंड सो ऑन। इस तरह से समाकलन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी फंक्शन होंगे इस तरह से हम सबका समाकलन कर लेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं। चर के साथ अचर है, अचर बाहर, कई फलनों का योगफल और अंतर है, तो सबका होगा पारी पारी से समाकलन। गुणनफल या भागफल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा फॉर्मूला है अपने पास, नंबर आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चौथा फॉर्मूला है, अब चूंकि डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का अवकलन क्या, ई पावर एक्स, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ई पावर एक्स का समाकलन करें तो क्या आएगा, ई पावर एक्स आएगा, ई पावर एक्स प्लस सी। पांचवा फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का अवकलन हम लोग पढ़े थे, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये पढ़े थे। बात समझ में आई, क्या पढ़े थे, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अगर हम लोग कभी भी 1/2 अंडर रूट एक्स का समाकलन करें तो इसका मतलब ये आना चाहिए अंडर रूट एक्स, क्योंकि समाकलन जो है अवकलन की विपरीत संक्रिया है। और प्लस सी इसलिए जोड़ना है क्योंकि यहाँ कुछ अचर भी रहा होगा तो सी उसकी भरपाई करेगा। छठवां है डी डी एक्स ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स और बल्कि 2x अंडर रूट एक्स, इसका अगर हमें समाकलन करना हो, सॉरी 1/अंडर रूट एक्स का अगर अवकलन करना हो तो ये अवकलन आता है 1/2x अंडर रूट एक्स, और यहाँ अगर माइनस लगा दे पहले से तो यहाँ बन जाएगा प्लस। इसका मतलब क्या, 1/2x अंडर रूट एक्स डी एक्स का समाकलन क्या आने वाला है, फिर से -1/अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब ये कोई खास फॉर्मूला नहीं है पांचवा छठवां, लेकिन ये फॉर्मूले जैसा इसका हम ट्रीट करवाएंगे, तो आप लोग भी इसको याद ही रखे रहो कि ये फॉर्मूले जैसा ट्रीट करे, ठीक है। बीच बीच में बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें अगर ये जानते हो तो फिर वहाँ पर बच जाओगे, वहाँ डायरेक्टली आप मान रख सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, तो 6 नंबर तक हो गए हैं। अब अपने पास 7वें नंबर का, अब अच्छे फॉर्मूले हैं सब इधर। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई का अवकलन होता है 1/x। तो इसका मतलब क्या कि अगर 1/x का समाकलन कर दो तो क्या आने वाला है,
log x बेस e प्लस सी। और वही चीज़ बताए थे कि जो x पावर n वाला फॉर्मूला है वो -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए वैलिड है। ठीक है। आठवां है डी डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग बात करें a पावर x बाई लॉग a बेस e का अवकलन करें तो इसका अवकलन आने वाला है a पावर x। क्या आने वाला है? a पावर x, अचर बाहर, इसका अवकलन a पावर x इंटू लॉग a बेस e कट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से, अगर a पावर x का समाकलन कर दें x के सापेक्ष तो फिर से फंक्शन आना चाहिए कितना, a पावर x बाई लॉग a बेस e प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ अवकलन इसलिए लिख रहे हैं, आप लोग समाकलन का फॉर्मूला याद करना, अवकलन का फॉर्मूला साथ में अभी लिख रहे हैं अभी, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसीलिए बार बार की अवकलन की विपरीत संक्रिया को दर्शाने के लिए। नौवां क्या है? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, तो साइन एक्स का अवकलन, ये क्या हो रहा है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो इसका मतलब क्या, कॉस एक्स का समाकलन क्या आने वाला है, साइन एक्स प्लस सी। 10वां डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस अगर यहाँ पहले से लगा दें तो यहाँ प्लस साइन एक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग साइन एक्स का समाकलन करें एक्स के सापेक्ष तो क्या आने वाला है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 11वां डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का अवकलन, तो टेन एक्स का अवकलन हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब क्या, अगर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करें तो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी आने वाला है। बात समझ में आई? एक फॉर्मूला और इसी में लिख ले रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग कॉट एक्स का अवकलन करें तो कॉट एक्स का अवकलन आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस हटाकर यहाँ लगा देंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे कभी जिंदगी में तो कितना आने वाला है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी आने वाला है। बात समझ में आई? तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आलसी बच्चे, या जो लोग नोट कर रहे हैं वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट 13वीं लिस्ट पर। 13वें फॉर्मूले पर डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो अगर हम लोग इसका समाकलन कर दें, जो हमें मिला है सेक एक्स टेन एक्स, इसका हम लोग समाकलन कर दें तो इसका समाकलन करने पर क्या आने वाला है, सेक एक्स प्लस सी। तो यानी इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन सेक एक्स प्लस सी। 14वां है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये माइनस हटाकर यहाँ लगा देंगे, ये माइनस हटाकर यहाँ लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या, अगर इसका कभी भी समाकलन करेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का, तो ये आने वाला है कितना, कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 15वां फॉर्मूला है अपने पास डी डी एक्स ऑफ, तो यही है मेन फॉर्मूले हैं जो समाकलन के। डी डी एक्स ऑफ आप लोग पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पढ़े थे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या पढ़े थे, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर समाकलन कर दें अंडर रूट में 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन अगर एक्स के सापेक्ष करें तो क्या आने वाला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आने वाला है। ठीक है। 16वां फॉर्मूला है, अब कॉस इनवर्स का करेंगे तो यहाँ माइनस, तो साइन इनवर्स का अगर हम जानते हैं तो कॉस इनवर्स में कोई लफड़ा नहीं होगा, क्योंकि आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिनको आता है वो बड़े आराम से डील कर लेंगे कॉस इनवर्स एक्स का। मान लो कॉस इनवर्स एक्स ही आ गया तो उसको हम लोग बदल सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स में, फिर बड़े आराम से समाकलन कर लेंगे। तो इसीलिए स्पेशली हम कॉस इनवर्स एक्स का नहीं लिखवा रहे हैं। अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स का अगर यहाँ माइनस लगा हो तो यहाँ क्या आ जाने वाला है, कॉस इनवर्स एक्स। बस सो सिंपल, क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका समाकलन क्या होने वाला है, अगर मान लो इसका फिर से हम समाकलन कर दें तो अवकलन की विपरीत संक्रिया समाकलन कहलाती है, तो इसका समाकलन फिर से क्या आ जाएगा,
tan इनवर्स x। अब चूंकि अचर क्या था, अचर तो बहुत कुछ हो सकते हैं, सबका अवकलन ये आएगा, तो सबकी भरपाई तो कर नहीं पाएंगे, सबकी भरपाई सबका निश्चित मान हम नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। 17वां फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कौन सा, अब कॉट का हम लोग नहीं दिखाएंगे, कॉट का हम डील कर लेंगे tan के रूप में, क्योंकि फिर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसीलिए फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला हम लोगों को। तो डी डी एक्स ऑफ अगर हम लोग बात करें तो कॉट इनवर्स की बात करनी नहीं है, तो बचा कौन, सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स x का जोड़ीदार कौन होता है, कोसेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का समाकलन क्या आने वाला है, सॉरी अवकलन क्या आने वाला है, 1/x √x² - 1। मॉड भी लगा रहता है, तो मॉड का मतलब कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, ये इससे बड़ा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या ठीक है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग समाकलन कर दें तो x √x² - 1 dx, अगर ये समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन फिर से क्या आ जाने वाला है, सेक इनवर्स x प्लस c आएगा। बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूले हैं समाकलन के, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं सब लोग, तो पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, कितने हुए थे, 17, 18वां पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर भैया e पावर log fx बेस e हो तो e से log हट जाता है, आ जाता है क्या, fx। ये भी बड़ा काम का रहेगा, ठीक है, e पावर log fx क्या होता है, fx होता है। और 2-3 बातें तो याद रखो, log e बेस e कितना होता है, 1 होता है, log 1/e बेस e कितना होता है, -1। बेस ना भी दिया हो तो यहाँ पर बेस में क्या छुपा रहता है, e छुपा रहता है नेचुरल लॉग में, ठीक है। प्राकृतिक लॉग में क्या छुपा रहता है, बेस में e छुपा रहता है। साधारण लॉग में क्या होता है, बेस में 10 होता है। बात समझ में आई। और log x बेस e को अगर हमें बदलना है log x बेस 10 में, तो आगे हम लोग गुणा करते हैं 2.303 से, यानी अगर ऐसे है अपने पास log 5 बेस e, इसको अगर हमें बदलना है log 5 बेस 10 में, तो आगे कोई दिक्कत नहीं, 2.303 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। और भी अगर कोई समाकलन का फॉर्मूला छूटा होगा, अभी शुरुआती फॉर्मूला जिससे हम लोग अभी बिना प्रतिस्थापन के सवाल लगाएंगे, तो उन सब सवालों को लगाने के लिए जितने फॉर्मूले थे अभी तक वो सफिशिएंट थे। तो ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर कोई फॉर्मूला छूट रहा होगा तो उसको हम बता देंगे, आप लोग बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अब समझकर फॉर्मूला, सारा का सारा फॉर्मूला याद करके, लर्न करके आप लोग अब सवाल लगाइए अपनी अपनी बुकों से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।